वेजिटेबल मार्केट है, वहाँ पर क्या करते हैं लोग कंज्यूमर को बहकाने के लिए, फ़र्ज़ कीजिए कि कैरेट बेच रहा, कोई गाजर बेच रहा, तो ऊपर जो है लाल रंग की जो है लाइट एक्सपोज कर रहा, और कोई जो है पालक बेच रहा है, कोई ग्रीन वेजिटेबल बेच रहा, तो ग्रीन कलर का फोकस कर रहा। तो आदमी जो है कंफ्यूज हो जाएगा, देखकर बड़ी फ्रेश है तरकारी, इससे मतलब खरीद लेता है। तो ये बहुत बड़ा धोखा है। अब आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, इवन एप्पल ले लो या अंजीर ले लीजिए, और भी कई सारे फ्रूट्स हैं, तो उनके ऊपर जो है वैक्स की एक परत होती है। ये बहुत डेंजरस है, किसी को पता नहीं रहता है। देखने में इतना अच्छा लगते हैं, भाई ये एप्पल जो है बड़ा ताज़ा है, बहुत फ्रेश है, चमकदार है, लेकिन वो वैक्स की वजह से चमक रहा है। लेकिन इसको जो है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, पहले जो है पानी से साफ़ कर ले। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मार्केट हिंदुस्तान में हर साल 20 से 25% बढ़ोतरी की तरफ, इजाफे की तरफ पहुंच रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्ट्रिक्टली वन शुड नॉट यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड। ये स्ट्रिक्टली इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएसडीए का भी इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑर्गेनिक आम है, मार्केट में रखे हुए, कहते हैं कि हम किस तरह से एतबार करें उसको, किस तरह से भरोसा करें, क्या वाकई में ये ऑर्गेनिक मैंगोस है। लेकिन उसको सर्टिफाई करने के लिए कुछ पन्नियों में डालकर एक स्टैंप, एक ठप्पा लगा रहना है कि भाई हाँ जी, हॉल मार्क रहना है कि भाई ये सर्टिफाइड फूड है, तो हम लोग इसके ऊपर ये सेफ है, तो ये ऑथेंटिक फूड है, हम समझ के मानेंगे। नाजरीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। मकबूल सर, हम ब्रेक से पहले हमने ये देखा कि प्लेटर में, डाइट प्लेटर में कौन से चीज़ें होती है, और फिर उनका जो आज का प्रेजेंट माहौल है, प्रेजेंट कंडीशन है, उसके ऊपर हमने बात की, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की हमने मोटे अंदाज में। अब सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। एक जो पॉसिबल सॉल्यूशन इसमें कहा जाता है कि जो भी प्रोड्यूस आ रहा है मार्केट के अंदर, फिर वो हाउस होल्ड में जब जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, हम कैसा उसको इस्तेमाल करें। देखिए, कोई भी चीज़ हम लोग बाहर से जब घर के अंदर ला रहे, भले वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, कोई भी मतलब फ्रूट ले लीजिए, आज के तारीख में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला फ्रूट है। उसमें कहीं ना कहीं से कंटामिनेशन है, कहीं ना कहीं से अडल्ट्रेट है। तो इसलिए हमें कोई भी फूड, भले वो वेजिटेबल हो या फ्रूट हो, सबसे पहले हमें उसको अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लेना चाहिए। इसलिए कि नेचुरली होता क्या है कि अंगूर के बाग में आप जाएंगे तो अंगूर के ऊपर जो है, प्लांट्स के ऊपर हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। हमें पता नहीं है कि भाई कितने पेस्ट जो है इवन फ्रूट्स के ऊपर भी पाए गए। तो इसलिए जैसा कोई भी फल हम घर पे लाते हैं, वेजिटेबल लाते हैं, सबसे पहले उसको साफ़ करना चाहिए। लोग बगैर साफ़ किए डायरेक्टली जो है वेजिटेबल्स को कंज्यूम कर ले रहे हैं या फ्रूट्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। तो फ्रूट सरफेसेस पे पेस्टिसाइड्स का या स्प्रे किया हुआ मटेरियल, केमिकल सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं। तो इसलिए इसको साफ़ करके ही हम लोगों को कंज्यूम करना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर हम एप्पल को देखें तो वो शायद वैक्स लगाते हैं, चमकता ज़्यादा हो। जी हाँ, जी हाँ, तो वो चीज़ हाँ, आप बहुत फरमाया इस बारे में। मैं ये भी कहूँगा कि मैं जब भोपाल में रहा करता था, मैं अच्छी तरह से देखा हूँ कि भाई जो वेजिटेबल मार्केट है, वहाँ पर क्या करते हैं लोग कंज्यूमर को बहकाने के लिए, फ़र्ज़ कीजिए कि कैरेट बेच रहा, कोई गाजर बेच रहा, तो ऊपर जो है लाल रंग की जो है लाइट एक्सपोज कर रहा, और कोई जो है पालक बेच रहा है, कोई ग्रीन वेजिटेबल बेच रहा, तो ग्रीन कलर का फोकस कर रहा। तो आदमी जो है कंफ्यूज हो जाएगा, देखकर बड़ी फ्रेश है तरकारी, इससे मतलब खरीद लेता है। तो ये बहुत बड़ा धोखा है।
अब आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, इवन एप्पल ले लो या अंजीर ले लीजिए, और भी कई सारे फ्रूट्स हैं, तो उनके ऊपर जो है वैक्स की एक परत होती है। ये बहुत डेंजरस है, किसी को पता नहीं रहता है। देखने में इतना अच्छा लगते हैं, भाई ये एप्पल जो है बड़ा ताज़ा है, बहुत फ्रेश है, चमकदार है, लेकिन वो वैक्स की वजह से चमक रहा है। लेकिन इसको जो है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, पहले जो है पानी से साफ़ कर लेना है, क्योंकि उसके ऊपर जो कोट है वो केमिकल से भरा हुआ है। अगर उसको भी हम खा लेंगे तो बीमारी का शिकार हो सकते हैं। प्रोफेसर साहब, अगर हम एक पॉसिबल सोल्यूशन देखें तो एक ट्रेंड पकड़ रहा है अभी कुछ सालों से ऑर्गेनिक फूड के नाम से। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, ऑर्गेनिक फूड क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है और कितना ये मार्केट के अंदर प्रेवलेंट है अभी? जी हाँ, इस बारे में देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ये कहा जाता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के रिपोर्ट के हिसाब से बताया जाता है कि तकरीबन 78 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड इज अंडर कल्टीवेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्म हिंदुस्तान में। अगर हम रियासतों की बात करें तो मध्य प्रदेश इज टॉप इन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक फूड। उसके बाद लिस्ट में आपका राजस्थान भी आता है, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और दूसरे मुझे लगता है महाराष्ट्र है, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मार्केट हिंदुस्तान में हर साल 20 से 25% बढ़ोतरी की तरफ, इजाफे की तरफ पहुंच रहा है। तो नो डाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वेरी गुड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी हम कल्टीवेट कर रहे हैं, भले वो वेजिटेबल हो, मीट हो, फार्म हाउस से जो मीट आ रहा है या वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, उसमें जो है भरपूर मात्रा में, भरपूर मकदार में न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। अब आप ये सवाल ये भी कर सकते हैं, क्यों इसमें न्यूट्रिशंस ज़्यादा होते हैं और कन्वेंशनल फूड में क्यों नहीं होते हैं? तो बस इसका जवाब यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, केमिकल पेस्टिसाइड्स है, ये दोनों का इस्तेमाल नहीं होता है। जब केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल नहीं कर रहे तो समझ जाइए कि फूड जो है हमारे लिए बड़ा सेफ है। उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक फूड जो होता है बहुत ही मुफीद हो। तो आपने बायो फर्टिलाइज़र के बारे में कहा, तो ये मेन स्ट्रीम होने में कितना वक्त लगेगा कि ये ऑर्गेनिक फूड जो है, चूँकि आप ये कह रहे हैं कि ये सेफ़ भी है, ये हेल्दी भी है, बेटर ऑप्शन है कन्वेंशनल फूड की तरफ से, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की तरफ अगर बायो फर्टिलाइज़र में जाने में कितना वक्त लगेगा हमें मेन स्ट्रीम बनने में? देखिए, ये तमाम, मुझे लगता है तमाम जो सिस्टम है, एग्रीकल्चर का सिस्टम हिंदुस्तान का है, ये पूरा का पूरा जो है केमिकल एग्रीकल्चर की तरह हो गया है। यानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल सब्सटेंसेस, नो डाउट, टू किल इंसेक्ट, पेस्ट एंड एवरीथिंग, और नुकसान तो जो है आखिर ह्यूमंस को हो रहा और जानवरों को भी हो रहा, हैवानात को भी, तमाम को हो रहा है। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम पहुंचेंगे तो नो डाउट उसको तो टाइम लगेगा। थोड़ा सा इसको अगर हैबिचुअल बनाएं, हम लोग एक हैबिट की तरह बना लें, नहीं हमें जो है ऑर्गेनिक फूड ही लेनी है, तो फिर फ्यूचर में जो है धीरे धीरे से, थोड़ा टाइम उसके लिए तो टाइम लगेगा। उसके लिए जो है कुछ फार्मर्स के लिए भी सब्सिडी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट की तरफ से, और इसके लिए कुछ NGOs भी अगर आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि ये ऑर्गेनिक फूड की तरफ हम बहुत जल्द ही हम पहुंच सकते हैं। आपने और एक बात कही कि 20 से 25% बढ़ोतरी, ग्रोथ हो रही है इस बिजनेस के अंदर, इस मार्केट के। जी। तो चूंकि अब इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा फ्लो है लोगों के अंदर, तो एक बात ये भी कही जा रही है कि ये एक स्कैम है। बहुत सारे लोग जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, वो लोग इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो है एनकैश करने की जल्दी में बोलिए या किसी भी वजह से वो जो है ना एक स्कैम की तरह बन रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, अब देखिए, स्कैम की तरह बन रहा है तो आपका एक और पहला सवाल भी था
एक पहले एपिसोड में जिस तरह से ऑक्सीटोसिन की बात आई है, सो उसी तरह से मैं यही कहूँगा कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्ट्रिक्टली वन शुड नॉट यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड। ये स्ट्रिक्टली इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए का भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, केमिकल पेस्टिसाइड्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन लोग इलीगली कर रहे हैं, थोड़ी मतलब जितनी मकदार में इस्तेमाल करना है उतनी मकदार में उतनी क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जब ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मुतासिर हो जा रहे हैं। तो इसको जो है मतलब ये जो गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, जैसे यूएसडी के गाइडलाइंस है, अगर हिंदुस्तान की हम बात करेंगे तो हिंदुस्तान में हम कह सकते हैं कि ऐसे इदारे हैं जो फूड को सर्टिफाई करते हैं, जैसा कि आप सुने ही होंगे FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कोई भी आप फूड को ले लीजिए, जैसे कि चिप्स मार्केट में मिल रहे हैं, वेफर्स मिल रहे हैं, कोई भी फूड मिल रहा, उन पन्नियों पर लिखा रहता है FSSAI यानी ये सर्टिफाई कर रहा है कि भाई दिस फूड इज सेफ, दिस फूड इज सेफ, यू कैन कंज्यूम। तो इस तरह से कोई सर्टिफाई करना है। अगर ऑर्गेनिक फूड कोई मार्केट में आकर बेच रहा है कि भाई अब देखिए समर सीज़न आ जाएगा, लोग कहने लगे कि भाई ये ऑर्गेनिक आम है, मार्केट में रखे हुए कहते हैं कि हम किस तरह से एतबार करें उसको, किस तरह से भरोसा करें, क्या वाकई में ये ऑर्गेनिक मैंगोस है। लेकिन उसको सर्टिफाई करने के लिए कुछ पन्नियों में डालकर एक स्टैंप, एक ठप्पा लगा रहना है कि भाई हाँ जी, हॉलमार्क रहना है कि भाई ये सर्टिफाइड फूड है, तो हम लोग इसके ऊपर ये सेफ है, तो ये ऑथेंटिक फूड है, हम समझ के मानेंगे। अब तेलंगाना स्टेट में भी ले लीजिए, तेलंगाना TSSOCA एक ऑर्गेनाइजेशन है, तेलंगाना स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। यही एक अथॉरिटी है, ये एक इदारा है जो मुझे लगता है कि हाका भवन नामपल्ली में है। तो ये सर्टिफाई करता है ऑर्गेनिक फूड के लिए। तो जब भी कोई हम फूड ख़रीद रहे हैं मार्केट में, तो सर्टिफाइड फूड को ही ख़रीदना है, बजाय बगैर देखे सर्टिफाइड फूड को कोई भी फूड को हम नहीं खरीदना है जी। प्रोफेसर साहब, अगर हम और एक बात देखें और एक पॉसिबल सोल्यूशन, शायद ये फारफेस्ड हो लेकिन एक ट्रेंड और एक भी आ रहा है जो कि ग्रेट रेजिग्नेशन के नाम से कहा जा रहा है कि लोग खुद जो IT प्रोफेशनल्स है या कोई भी प्रोफेशन से लोग हैं, वो लोग जो है फार्मिंग खुद कर रहे हैं, वो अपना झाड़, अपना फल जो है या अपना वेजिटेबल खुद ही वो उगा रहे हैं, चाहे वो बालकनी में इसमें हो या बैकयार्ड में हो या रूफ पर हो। ये ट्रेंड के बारे में थोड़ा बताइए ना। हाँ, सही कह रहे हैं आप कि आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं इस एग्री बिजनेस की तरफ लौट रहे हैं, ये बहुत सही है। मैं ख़ुद भी देखा कि कई सारे आंध्रा के एरिया के रहने वाले जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं ये एग्री बिजनेस की तरफ पहुंच रहे हैं। नो डाउट, जैसा कि ओल्ड प्रैक्टिस हम लोग घरों में जो है अपने बैकयार्ड में, घरों में कुछ ना कुछ सब्जियों को उगा रहे थे, लेकिन आज के तारीख में अगर हम देखा जाए, सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, अब सिटी में देखेंगे तो आप देखिए फ्लैट सिस्टम है। इस फ्लैट सिस्टम में जो है सिर्फ हम लोगों को पॉट या अगेटी रखने की जगह नहीं रहती है, तो वहाँ पर जो है काश्तकारी की तो दूर की बात है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हर एक की बस की बात नहीं है कि कुछ वो अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस करे। जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, लैंड हो, तो वही इसको अफोर्ड कर सकता है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड बहुत सारे स्किल कोर्सेस आज के तारीख में हिंदुस्तान में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के ज़रिए कई सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रहे हैं। अगर हम इस तरह के ऑर्गेनिक फार्मिंग के हो या फूड प्रिजर्वेशन के छोटे छोटे से डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज, 6 महीने के कोर्सेज कंप्लीट कर कोई ट्रेनिंग ले, तो उस ट्रेनिंग के बाद खुद का बिजनेस अपन स्टार्ट करें, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में कामयाब हो सकता है। प्रोफेसर साहब, एक तो हमने बिज़नेस के तौर पे बात की कि जो है ख़ुद फार्मिंग जो करने का है उसके ऊपर हमने बात की। एक है जो कि हॉबी के तौर पे एक हाउसवाइफ जो है अडॉप्ट कर सकती है, अगर कर सकती है तो उसका क्या शक्ल होगी, उसका क्या तरीक़ा होगा? हाँ बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि
इस तरह की फार्मिंग घरों में करने के लिए सबसे पहले जो है इंटरेस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले जो है किसी का इंटरेस्ट रहेगा तो ही ये आगे बढ़ा सकता है। अगर हमारे पास कोई जगह नहीं है, फ्लैट सिस्टम में हम सरवाइव कर रहे हैं, तो बालकनीज पे छोटे से गमले रखकर, छोटे से पॉट्स रखकर हम मतलब आजकल मार्केट में हम लोगों को टेरेस सिस्टम की तरह अलग अलग लेयर्स में भी हम लोगों को स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। उसमें हम लोग क्या कहते हैं फार्मिंग कर सकते हैं। यानी छोटे छोटे से, जैसा कि ज़रूरत के हिसाब से हम लोग मेथी उगा सकते हैं और इवन हरा धनिया को भी हम लोग उसकी काश्त कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब घरों पर ही हम लोग बजाय बाहर मार्केट के ख़रीदे, इस तरह भी जो है छोटे छोटे गमलों में या इस सिस्टम में कर सकते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल प्रोफेसर, हमारे जो ऑडियंस है उसमें स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, उनके लिए इस फूड प्रिजर्वेशन की बात करें या उनकी हेल्थ की बात करें, उसको सामने रखते हुए आपके पास क्या सजेशन होगा इनके लिए? देखिए, स्टूडेंट्स की बात आई तो मैं कहूँगा कि स्पेशली जो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो 8th 9th 10th लेवल हो या इवन +2 के स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट, इन लोगों के लिए इस तरह के जो साइंस प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक मिसाल के तौर पे मैं एक सिंपल एक प्रोजेक्ट बताता हूँ। जैसे कि कोई एक जानवर है, मवेशी है, चरवाने के लिए ले जा रहा अपना मालिक जो है जानवर को, कहीं पर घास जो है चरवा रहा, लेकिन वो फ़र्ज़ कीजिए वो घास जहाँ पर उग रही है, अगर वो पोल्यूटेड वाटर से ग्रो कर रही है, तो वो जो है घास को खाने के बाद मैं कहता हूँ कि भाई ये जो मिल्क जो प्रोड्यूस करेगा बफेलो, तो उस मिल्क की जो है क्वालिटी एनालिसिस करें बच्चे। एक फ्रेश फूड जो मतलब ऐसा है कि जहाँ पर एनिमल ग्रेजिंग कर रहा जो है वो सेफ फूड है और इस तरह पोल्यूटेड फूड है, दोनों को कंपेयर करके एक कंट्रोल मेथड को रखते हुए इससे जो इस फूड को हासिल करने के बाद जानवर जो मिल्क हो आ रहा है, उस मिल्क में किस तरह के क्वालिटी देखकर किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं और इसमें क्या है कंपेयर करें। इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो है बच्चे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को इस तरह के प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई हैं। पहली बात, हमने फूड चेन को समझने की कोशिश की कि खाना कहाँ से आता है, जो हमारे प्लेट पर आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून से सजाया जाता है, इसकी जो ओरिजिन है, इसका जो पूरा चेन है, पूरा सिस्टम है, उसको हमने समझने की कोशिश की। और दूसरी बात, ये फूड चेन के अंदर जो पेस्टिसाइड्स का रोल है, ये क्यों आया था, क्यों वजूद में आया, फिर इसके बेनिफिट्स क्या है, फिर उसका डाउन साइड क्या है, वो भी हमने समझने की कोशिश की। और फिर जो इससे जो बचा, इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे मेहमान ने कहा कि वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, उसको अच्छी तरीके से धोकर हम जो है इसको इस्तेमाल करें। और हमने इस पर भी बात की कि हम ऑर्गेनिक फूड का जो ट्रेंड अभी जो आ रहा है पिछले 5 साल में, 10 साल में, चाहे वो हॉबी के तौर पर हो या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर हो, उसके ऊपर हमने बात की। और इसके अंदर जो कोर्सेस आ रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट कर रही है। डिप्लोमा कोर्सेज, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, जिसकी वजह से एज ए हॉबी भी जो हाउसवाइफ्स है वो जो है अडॉप्ट कर सकती हैं। और आखिर बात, हमने ये समझने की कोशिश की कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हो स्कूल लेवल पर, ताकि ये लोग फूड का जो अहमियत है और जो जिन मुश्किलात के साथ ये फूड आप तक पहुंचता है उसको समझे और फिर आने वाले फ्यूचर में अपने फ्यूचर को वो सिक्योर कर सके। इस पर हमने तबसरा किया। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह।